हेलो। So, so I हाँ। was saying that हमने पहले मतलब not the last topic उससे पहले एक में किया था wherein it was written that coder के अलावा किसी एक और reviewer को they should review the code and मतलब they should understand it and suggest changes and all of it and इसमें लिखा था it should be someone other than the author. तो So वो सर उसके हाँ, अलावा क्यों मतलब why like that to understand कि वो user भी कैसा समझेगा इसके लिए या like किसी नहीं और नहीं, को सर है नहीं। जब कोड की जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में बात किया तो वहां पे हम लोग कोडिंग डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, बराबर है। हाँ सर तो पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑथर जो कोड लिख रहा है वो और साथ में एक रिव्यूअर रहेगा, दैट दैट हैपेंस इन पेयर प्रोग्रामिंग। लेकिन अभी मैंने ही अगर मेरा कोड लिखा है और मैं ही अगर टेस्ट करूंगा, सो इट माइट पॉसिबल ना कि मैं सर्टन एरर्स जो है वो हाईलाइट करूंगा ही नहीं। सो ओके इसके लिए हम लोग जब पेयर प्रोग्रामिंग छोड़ के बाकी का सर्टन अगर टेस्टिंग जब हम लोग वेरीफाई करेंगे, कोड को वेरीफाई करेंगे फ्रॉम इट्स हाँ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव, फ्रॉम इट्स क्वालिटी परस्पेक्टिव, कि हाँ स्टैंडर्ड कोडिंग गाइडलाइंस फॉलो हुए कि नहीं, कोड रिपीटेशन तो नहीं है। कोड रिपीटेशन वी वेरी वेल नो कि अगर मैंने कहीं पे, जैसे वी हैव अ स्टूडेंट कॉलेज सिस्टम, तो अब वहाँ पे 10 प्रोफेसर्स आएंगे अलग अलग कैटेगरी, अलग अलग सब मॉड्यूल्स में। तो हाँ वहाँ पे इफ आई राइट सिमिलर टाइप ऑफ प्रोग्राम फॉर प्रोफेसर विच आर देयर इन अ डिग्री कॉलेज, प्रोफेसर विच आर देयर इन अ जूनियर कॉलेज, प्रोफेसर विच आर देयर इन जूनियर कॉलेज फॉर साइंस सेक्शन, कॉमर्स और आर्ट्स सेक्शन। सो अगर मैं सबके लिए अगर एक सिमिलर साइन अप कोड लिख भी रहा हूँ, चलो तो क्या हो गया, 3 बार मेरे सेम साइन अप कोड आ गया हाँ फॉर सर कैटेगरी ऑफ प्रोफेसर इटसेल्फ, जो अलग अलग सब मॉड्यूल को बिलोंग कर रहे हैं। Same way, we might be having a repeated code for a student module, जहाँ पे we have a student sign up itself. Please put yourself on mute, Mitali. So in student module again we have some modules जहाँ पे कोई ना कोई हम लोग कोड की रिपीटेशन आ रहा है फॉर जूनियर डिग्री और सम अदर टाइप ऑफ स्टूडेंट्स। सो वो हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हम लोगों ने वो मेनली कोड रिपीटेशन वहाँ पे तो नहीं हुआ है, वेर वी हैव अ सिमिलर मॉड्यूल्स। देन नेक्स्ट इफ वी नोटिस कि हम लोगों के पास जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड वे ऑफ कोडिंग होता है वो हम लोग प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, तो ये सब इफ अ डेवलपर इटसेल्फ टेस्टेड तो उसका नॉलेज के हिसाब से थिंग्स विच ही डेवलप्ड इज करेक्ट, तो हाँ उसके सर नॉलेज के हिसाब से तो प्रॉब्लम आएगा ही नहीं ना। तो फॉर दैट रीजन वी सपोज टू हैव सम डोमेन एक्सपर्ट as well as some other people who are not actively linked with that developer. So जैसे आप देखो कि we have a pattern where finally when your project are basically evaluated we call some or the other externals, because अगर college level पे ही अगर projects अगर verify होंगे, so अगर लास्ट 3 years से आई एम ओनली देयर फॉर यू, तो मैं आपको कहीं ना कहीं फेवर करके एक्स्ट्रा मार्क्स दे दूंगा जो आपको रिक्वायर्ड नहीं है, या एज पर योर प्रोजेक्ट क्वालिटी वन शुड नॉट सपोज टू गेट आउट ऑफ मार्क्स और 80 और 90% मार्क्स इन द प्रोजेक्ट। सो सेम वे जैसे हम लोग एक्सटर्नल को कॉल करते हैं और वो फिर आपका प्रोजेक्ट को इवेल्युएट करके आपको सजेशन मार्क्स जो भी है वो देगा। सो अब देखो वो आपके प्रोजेक्ट से कभी लिंक्ड ही नहीं था, फिर भी वो बाहर से आके इवेल्युएट कर रहा है ना जिसको नॉलेज है, तो एग्जैक्टली सेम पैटर्न इज एप्लीकेबल हियर एज वेल। ओके सर सर और आपके पास से एक और वो भी होता है कि कभी कभी जब हम एक फ्लो में चल रहे होते हैं सो लाइक दैट वे वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द एरर्स एकदम से बट कोई बाहर वाला होता है मतलब ऑफ द सेम डोमेन तो उसको एकदम से पकड़ में आ जाता है कि अरे हाँ ये चीज़ इसमें गलत है तो दैट वे ऑल्सो इट्स रियली हेल्पफुल। यस ऑफ कोर्स। और कभी कभी ये भी होगा कि हम लोगों ने कोई सिस्टम्स जो है या सॉफ्टवेयर जो है वो पहले वेरीफाई या एक्सपीरियंस नहीं किया है, ऐसे कोई वी आर डेवलपिंग समथिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, यस तो जिसके पास एक्सपीरियंस है उसका एक्सपीरियंस अगेन यहाँ पे अप्लाई होगा ना, वो यस नॉलेज हम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं, तो उसके रिव्यूज बहुत काम के रहेंगे। रिमेम्बर, आपको स्टार्टिंग में जितने ज्यादा रिव्यूज मिल रहे हैं, जितने ज्यादा एरर सॉल्व हो रहे हैं, लेटर ऑन दैट विल हेल्प यू द मोस्ट। यस सर
Also, sir, हाँ. can you explain the what is the main advantage or like basic idea of having two different approaches like top down and bottom up? Because top down में हम लोग पहले main module को segregate कर करके develop कर रहे हैं, and bottom up में we are trying to develop the sub modules first to come into a big position of a module. So like, uh, what is the advantage or of both, or like, In I the mean, bottom up approach, as you can see, we are following a clustering approach. yes, So I'll be talking about, suppose this is the student module. हाँ ये sir. मेरे पास we have a degree college. Now in this degree college, this is the BSCIT module which we are testing. And उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे FY, SY और TY ऐसे मॉड्यूल्स है. तीनों के Okay. अलग सेग्रीगेशन क्राइटेरिया रहेंगे. हाँ. FY student will get admission only अगर उनके HSC के कुछ marks are eligible. Based on this mark, they will get admission. In SY, based on FY, they'll get a admission. In TY, we'll consider both FY and SY, and based on this, they will get a admission in TY. So the conditions are changing. So for that reason, instead of testing the whole student module, मैं उसमें से ये cluster जो मैंने अलग define किया हुआ है, इसी को I'm just testing. This happens in BSCIT. मतलब this happens in bottom up. But when we talk about now top down approach, so top down में I'll be considering a complete student module. और वो Okay. student module में अगर मुझे suppose in this student module we have some student which belongs to suppose BSCIT. अब वो student का I want to generate a result or I want to check the attendance, or else I want to generate check the events this person participated, whether that belongs to FI, SY, TY, या फिर कोई दूसरे कोई activities which is done by the student और library record. ये सब हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे इन अ टॉप डाउन अप्रोच. सो एक स्टूडेंट उसके कौन से सब मॉड्यूल्स है और वो कौन से अलग अलग फंक्शंस कर सकते हैं, वो सारे हम लोग यहाँ पे देखेंगे. तो सपोज स्टार्टिंग में रिजल्ट वाला मॉड्यूल वाज नॉट रेडी, जस्ट अटेंडेंस वाला रेडी. सो टॉप डाउन में आई हैव ओनली टेस्टेड अटेंडेंस ऑफ BSCIT, बीकॉम, BMM, सबका अटेंडेंस कैसे कॉमन वे पे वेरीफाई हो रहा है. अब देखो बीकॉम वाला मॉड्यूल रेडी नहीं है तो मैंने यहाँ पे डमी ऐड किया, BMM के लिए डमी ऐड किया, BSCIT मॉड्यूल वाज रेडी. दिस इज द सब मॉड्यूल ऑफ अ मेन स्टूडेंट मॉड्यूल. तो हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस टेस्ट कर रहे हैं. बट व्हेन वी टॉक अबाउट बॉटम अप, तो वहां पे मैं क्लस्टर बना के कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट पे ही ज्यादा फोकस करने की ट्राई कर रहा हूँ. दैट इज द मेन सर पता डिफरेंस. कैसे चलेगा कि लाइक राइट नाउ विच वन इज द बेस्ट टू यूज, मतलब एट अ पर्टिकुलर गिवन टाइम सिचुएशन में? हाँ, तो सपोज अभी अगर मेरे पास मेन एक स्टूडेंट मॉड्यूल के अंदर मेरे पास BSCIT वाले सब मॉड्यूल्स जो है वो रेडी हो गए, जहाँ पे हाँ. मैं उनको एडमिशन प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ. तो वो अभी एडमिशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, ये अगर मुझे टेस्ट करना है तो मैं उनका क्लस्टर बना दूंगा FI, SY, TY का. एंड मैंने जो कोडिंग की है वो प्रॉपर है कि नहीं वो मैं वेरीफाई करूंगा. अब टॉप डाउन में मैं देखूंगा कि ओके मोस्ट ऑफ मेरे जो मॉड्यूल्स है वो रेडी हो गए. फॉर स्टूडेंट मॉड्यूल उसके अंदर BSCIT, वापस दूसरे मॉड्यूल्स रेडी हो गए एंड सबके अंदर कोई ना कोई कॉमन फंक्शनैलिटी है, लाइक अटेंडेंस वाला, और एल्स अच्छा. we have a admission sorry रिजल्ट वाला, रिजल्ट प्रोसेस, एग्जाम के जो रिजल्ट्स हम लोग जनरेट कर रहे हैं. सो वी हैव अ कॉमन अप्रोचेस और अ कॉमन फंक्शंस व्हिच आर एप्लीकेबल ऑन डिफरेंट सब मॉड्यूल्स फॉर दिस एंड फॉर दिस. सो वो टाइम पे वो कॉमन अप्रोचेस तीनों में अलग अलग वे में काम करने चाहिए. जैसे रिजल्ट विल वर्क डिफरेंट फॉर BSCIT, दैट विल वर्क डिफरेंट फॉर बीकॉम, दैट विल वर्क डिफरेंट फॉर BMM, बिकॉज द इवेल्युएशन पैटर्न और इवेल्युएशन क्राइटेरिया आर डिफरेंट फॉर दो स्टूडेंट्स. यस. So, वो टाइम पे वो कैसे वर्कआउट होगा वो टॉप डाउन में देखेंगे. ओके. ठीक है. हाँ, मतलब जहाँ पे मुझे पूरा सिर्फ टॉप मॉड्यूल ही वेरीफाई करना है कि स्टूडेंट मॉड्यूल इन जनरल प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं. हाँ सर. यहाँ पे मैं पूरा स्टूडेंट मॉड्यूल वर्क कर रहा है कि नहीं उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ. आई एम फोकसिंग मोर ऑन जस्ट वेदर BSCIT वाला सेक्शन इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट.
That is the main difference. So on top down we are focusing complete one module working, and in bottom up we are focusing more on any specific sub module of that one main module. ये difference होगा. ओके सर, Clear है? ठीक, हाँ सर, समझा. Okay. Any other person, any other doubts? I hope doubts are clear for now. So we'll be continuing with our next topic. अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे हम लोग के पास जो नेक्स्ट जो सर्टेन टॉपिक है वो क्या है? या आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके सर. Okay, so I hope screen is visible now. यस सर, इट इज विजिबल. सो बॉटम अप अप्रोच जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें आपके मेन मॉड्यूल के कोई एक सब कैटेगरी के ऊपर ही हम लोगों का मेन फोकस रहता है. देन आफ्टर बॉटम अप अप्रोच वी हैव दिस सैंडविच टेस्टिंग. सैंडविच टेस्टिंग मतलब इट्स गोइंग टू बी एन हाइब्रिड इंटीग्रेशन, मतलब अ कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप. मतलब आई एम टेस्टिंग द student module as well as I am focusing more on BSCIT module and its different functions which we have developed. So ये दो पे हम लोग फोकस कर रहे हैं. ठीक है, वो टाइम पे ये पैटर्न फॉलो होगा. Okay. So in sandwich we have a hybrid integration जिसको हम लोग सैंडविच इंटीग्रेशन भी बोलते हैं, विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टॉप डाउन एंड बॉटम अप टेस्टिंग. सो हाइब्रिड में क्या बोला है? टॉप डाउन प्लस बॉटम अप इक्वल टू हाइब्रिड मिलेगा. बहुत सिंपल है. सो इट इज व्यूड एज थ्री लेयर. द मेन टारगेट लेयर, लेयर अबाउट द टारगेट एंड लेयर below the target. Now testing is mainly focused for a middle level target layer and is selected on the basis of system characteristics and the structure of the coding. Hybrid integration testing can be adopted if customer wants to work on the working version of application as soon as possible. So यहाँ पे क्या होगा? आप थोड़ा बना रहे हो, कस्टमर उस पर वर्क करते जा रहा है ना? So that's going to be an hybrid integration. Remember. So basic working system early stage of development cycle follow होगा. जितना हम लोग डेवलप करते जाएंगे उतना हम लोग क्लाइंट को हैंड ओवर करते जाएंगे और वो उतने पे वर्क करेगा. वापस थोड़ा और एक्स्ट्रा बनाया, वापस हम लोग क्लाइंट को हैंड ओवर करेंगे, विल वर्क ऑन समथिंग मोर, देन वापस समथिंग मोर, वापस वो और कोई पॉइंट्स पे वर्क करेगा. तो सेम वे क्या होगा, ये सेम पैटर्न जो है वो वर्कआउट होते जाएंगे. सो लेट्स सपोज वी आर डेवलपिंग फॉर कॉलेज इटसेल्फ, वी आर डेवलपिंग सम सिस्टम फॉर कॉलेज इटसेल्फ. सो थोड़ा सा मैंने प्रोफेसर मॉड्यूल बनाया, प्रोफेसर्स विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट. थोड़ा सा एक स्टूडेंट मॉड्यूल का पार्ट बनाया, विल आस्क स्टूडेंट टू कीप वर्किंग ऑन इट. सो हम लोग क्या कर रहे हैं, धीरे 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 थोड़ा थोड़ा इंटीग्रेट करते जा रहे हैं थोड़ा पार्ट, और वो लाइव यूजर जो है वो कंटिन्यूस उस पर वर्किंग चालू करेगा. तो एट द एंड जब आपके पास फाइनल सिस्टम रहेगा तब तक में स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स या आपके क्लाइंट जो है वो बहुत सारी चीज़ों पे ऑलरेडी वर्क कर चुके होंगे, तो उनको क्लियर आइडिया रहेगा कि क्या चीज़ कैसे वर्क हो रहा है. एक टेस्टिंग जो है ना, एग्जॉस्टिव टेस्टिंग ऑलरेडी फॉलो हो चुका रहेगा, क्योंकि आपको अगर 6 मंथ्स अगर लग रहा है कंप्लीट सिस्टम पूरा सॉफ्टवेयर कंप्लीट करने में, सो टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी माइट बी हैविंग फ्यू और द अदर मॉड्यूल्स जो क्लाइंट्स या कस्टमर्स जो है वो एटलीस्ट 3-4 मंथ से यूज कर रहे हैं, और उस पर अगर कुछ चेंजेस या उस पर अगर कुछ मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो वो भी उनको बहुत क्लियरली पता चल जाएगा. ठीक है. देन नेक्स्ट वी हैव इज वैलिडेशन टेस्टिंग. सो वैलिडेशन में क्या बोला है? ensure that each function or performance characteristics conforms to its specification. deviation deficiency क्या है वो वैलिडेशन, याद है हम लोगों ने वी मॉडल पढ़ा था. तो जहाँ पे वैलिडेशन में क्या होगा, द एक्चुअल कस्टमर के साइड से जो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइडेड थे और वो रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर जो हम लोगों ने डिजाइनिंग फॉलो किए थे वो प्रॉपर है कि नहीं, वो हम लोग वैलिडेट करेंगे ऑफ कोर्स. सो यहाँ पे वही दिया है, डेविएशन या डेफिशिएंसी must be negotiated with the customer to establish a means for resolving the error.
कहीं ना कहीं कोई एक चीज कस्टमर ने बोला था वो अभी प्रॉपरली पॉसिबल नहीं है, या वो डेवलप या इंटीग्रेट नहीं हो पा रहा है, वो फंक्शंस प्रॉपरली वर्कआउट नहीं हो पा रहे ऑन योर सिस्टम, सो वी सपोज टू negotiate with our customers for the same. So configuration review or audit is used to ensure that all the elements of the software configuration has been properly developed, cataloged, documented to allow its support during its maintenance phase. Okay, next is critical path. अभी थोड़े टाइम पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था what we mean by critical path. So critical path analysis is an effective method for planning, managing a project. So यहाँ पे आपको क्या बोला है, like cooking and serving a fried breakfast. We can begin with, तो यहाँ पे आपको उसके स्टेप्स दिए और वो सेम वे में हम लोग क्या करेंगे, विल बी चेकिंग फॉर क्रिटिकल पाथ एज वेल. असेंबल प्लेट, कटलरीज, असेंबल इंग्रेडिएंट्स, प्रिपेयर कुकिंग इक्विपमेंट, मेक अ टोस्ट, फ्राई करेंगे, ग्रिल करेंगे, सेट टेबल, वार्म प्लेट, सर्व ब्रेकफास्ट. सो द ऑर्डर इजंट क्वाइट राइट एज सम ऑफ दिस टेक्स. अब यहाँ पे क्या बोला है, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए जो ऑर्डर दिया हुआ है, सो इसको हम लोग कोई अलग अलग वे में भी यूज कर सकते हैं. इट माइट पॉसिबल, पहले कोई टेबल सेट करेगा, है ना, देन उसके बाद में ऊपर वाले कोई स्टेप्स फॉलो करेगा, देन बीच में के कोई स्टेप्स फॉलो करेगा. सो दिस इज द नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसेस कि हर बार हम लोग यही वे में फॉलो करेंगे. वी माइट चेंज आवर अप्रोच. सो वो जब अगर हम लोग अप्रोच चेंज कर रहे हैं, तो वो सेम चेंजेस जो है वो आपको यहाँ पे टेस्ट भी करना है. दैट्स व्हाट वी मीन बाय पाथ टेस्टिंग. सो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया, हम लोगों ने डायग्राम ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. सो आई होप आपको उसमें डाउट नहीं है. पाथ टेस्टिंग मैंने आपको अलग से लास्ट लेक्चर में भी जो डायग्राम दिया था, दैट वाज द डायग्राम फॉर दैट ओनली. एक बार अगर हम लोग देख ले, सो यहाँ पे देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में जो डायग्राम दिया था वही सेम डायग्राम हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करेंगे. दिस डायग्राम, this is about path testing only. So you should be able to draw this type of diagram in exam. कोई भी point of time पे अगर आपको ज़रूरी रहेगा. आप कोई मास्टर्स डिग्री भी करोगे, द पाथ टेस्टिंग के लिए दिस थिंग्स रिमेन द सेम. वी हैव दिस पाथ, ट्रू है, सेकेंड कंडीशन ट्रू है, फर्स्ट फॉल्स है, सेकेंड फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, फॉल्स ट्रू. सो दिस इज हाउ वी टेस्ट द पाथ या कवरेज टेस्टिंग, जो भी आप बोलो. सो ये पॉइंट्स यहाँ पे आएंगे. सो वही सेम यहाँ पे पाथ टेस्टिंग हम लोग क्रिटिकल पाथ टेस्ट जो है वो. अब यहाँ पे पाथ टेस्ट बोला, इन दिस डायग्राम वी वर टॉकिंग अबाउट अ पाथ, बट यही सेम पाथ अगर क्रिटिकल फंक्शंस के लिए रहेगा, सो इसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलेंगे. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो क्रिटिकल पाथ मतलब जो सबसे क्रिटिकल फंक्शंस है आपके प्रोजेक्ट में, जिसके ऊपर ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा, बराबर है, या जो बहुत कॉन्फिडेंशियल या क्रिटिकल फंक्शंस के साथ डील कर रहा है, उसको हम लोग क्रिटिकल पाथ बोलेंगे. आपको उसको टेस्ट पहले करना है. दैट्स इट. सो यहाँ पे वही आपको पॉइंट्स दिए. देन सब सिस्टम टेस्टिंग दिया है. तो सब सिस्टम टेस्टिंग के अंदर आपको क्या दिया है, वी हैव सम कमांड प्रोसेसिंग सिस्टम टेस्टिंग आएगा, कुकिंग कंट्रोल टेस्टिंग, सब सिस्टम्स मतलब सब पार्ट जो है, और उसके आगे आउटपुट रहेगा. सो कमांड्स क्या दिए हम लोगों ने, उसके बेस के ऊपर कुकिंग कैसे हो रहा है वो, और आउटपुट आपका एज एक्सपेक्टेड आ रहा है कि नहीं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या बोला है, कमांड प्रोसेसिंग एंड सिस्टम टेस्ट में द वेरी फर्स्ट वी हैव टेस्ट फॉर एरर्स. First thing is test for error in integration and function of the subcomponents, assures a proper operation of input monitoring and processing, clock, timer, auto cook function, auto defrost function ये proper workout हो रहे हैं कि नहीं. These are the command processing. ये आपके commands है अलग अलग जो आपको monitor करना है. Now cooking control system में क्या करेंगे, test for a error in integration and functions for a cooking control and oven control functions. तो अब मैंने यहाँ से कोई फंक्शन कॉल किए थे ऑटो कुकिंग वाला, है ना, उस पर टाइमर सेट किया था. तो ये जो ऑटो कुकिंग के साथ जो टाइमर वर्कआउट हो रहा है, ये अगर प्रॉपर वर्कआउट होगा तो ही मेरा ऑटो कुकिंग सक्सेस होगा. अगर ऑटो कुकिंग वर्क हो गया, टाइमर फेल हो गया, तो क्या होगा, ये कुकिंग जो है वो कंटिन्यू चलते ही रहेगा और लास्ट में खाना जो है वो जल जाएगा. देन आउटपुट प्रोसेसिंग में क्या देखेंगे, टेस्ट फॉर एरर इन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम डिस्प्ले, कॉग,
क्लॉक डिस्प्ले एंड बीपर सिग्नलिंग. सो ऑन टाइम हो रहा है कि नहीं, है ना, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है कि नहीं, ये सब पॉइंट्स पे फोकस करेंगे. सो नथिंग न्यू, हम लोगों ने ऑलरेडी ये सब पॉइंट्स पढ़ लिया है, वही सेम रिपीटेड चीज़ें हैं आपके लिए. नेक्स्ट वी हैव इज अ सिस्टम टेस्ट. सिस्टम टेस्ट मतलब जहाँ पे हर एक चीज़ें हम लोग साथ में लेके आएंगे. दिस इज व्हाट वी मीन बाय सिस्टम टेस्ट. क्या क्या चीज़ों के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं. अब ये सारे पॉइंट्स पे अगर आप एक एक पॉइंट भी अगर लिख देंगे तो आपका प्रॉपर सारी चीज़ें हो जाएंगे. सबसे पहले फंक्शनल टेस्ट, रिकवरी टेस्ट इन केस ऑफ अ फेलियर, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट, बराबर है, ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स लाइक वेबसाइट टू मोबाइल ऐप, हाउ इट वर्क्स. परफॉर्मेंस, बराबर है. सो यहाँ पे क्या आएगा, चेकिंग द स्ट्रेस टेस्टिंग. लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्ट, स्केलेबिलिटी मतलब एडिंग न्यू टेक्नोलॉजी और फंक्शंस. रिलायबिलिटी, है ना. सो रिलायबिलिटी में हम लोग क्या बात करेंगे, अवेलेबिलिटी. देन नेक्स्ट क्या होगा अवेलेबिलिटी के साथ में, मीन टाइम बिटवीन फेलियर एंड मीन टाइम टू रिकवर. ये आपका सिस्टम रिलायबल कितना है वो प्रोवाइड करेगा. इन शॉर्ट, रिलायबिलिटी में वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी. देन सिक्योरिटी के साथ में क्या आएगा, सेफ्टी एंड रिकवरी कितना फास्ट है वो आएगा, है ना. तो ये सर्टेन पॉइंट्स आपके आएंगे. रिग्रेशन टेस्ट, हम लोगों ने देखा था कि वी हैव मेड चेंजेस इन वन सब मॉड्यूल, तो उसके पॉजिटिव या निगेटिव इम्पैक्ट क्या आ रहा है वो हम लोग रिग्रेशन टेस्ट में देखेंगे ना. डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग, ये तो बहुत इनिशियल फेज है, तो जो हम लोगों ने डॉक्यूमेंट बनाया, अब प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. सिक्योरिटी टेस्ट, सेम जो रिलायबिलिटी में हम लोगों ने देखा वही, कोई बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पे भी चेक होंगे. यूजेबिलिटी टेस्ट, द फंक्शन विच आर एडेड, ठीक है, इसमें से कौन से फंक्शन सबसे काम के हैं, कौन से फंक्शंस यूजर यूज ही नहीं कर रहा है, तो वो फंक्शंस को आप बाद में हटा दो. एंड लास्ट में आएगा इंस्टॉल में इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, दैट इज डिप्लॉयमेंट ऑन द क्लाइंट एंड. सो उसके एनवायरमेंट में हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. ऑन द क्लाइंट एनवायरमेंट हाउ योर सिस्टम रिएक्ट्स, बराबर है, ये देखना है हम लोग को. सो ये आपका सिस्टम टेस्ट हो गया. सारी चीजें हम, यस बोलो. सर आपने लोड एंड स्टेबिलिटी में क्या कहा था? यहाँ पे परफॉर्मेंस और लोड जो है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप शेयर करेंगे, तो वहाँ पे कुछ नहीं बोला. ये ऑलमोस्ट सेम है. मतलब अगर मैं परफॉर्मेंस चेक कर रहा हूँ तो वो टाइम पे मैं उस पर लोडिंग कितना लोड या कितना स्ट्रेस वो ले सकता है, और स्टेबिलिटी क्या है. सो ये दो ऑलमोस्ट सेम आएंगे. अच्छा. ये एंड अगर सर, परफॉर्मेंस अगर पास हुआ तो लोड एंड स्टेबिलिटी भी पास होगा. अगर ये पास हो रहा है तो परफॉर्मेंस ऑफ कोर्स इंप्रूव हो ही गया ना. यस. एंड सर फंक्शनैलिटी में मतलब ऑल द फंक्शनलिटी, फंक्शंस आर वर्किंग ऑन. हाँ, एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके. एज पर द रिक्वायरमेंट सारे फंक्शंस है कि नहीं वो चेक करेंगे हम लोग. सो दैट ओके. इज व्हाट. हाँ, एंड सिक्योरिटी टेस्टिंग में अगेन रिलायबिलिटी के ही पॉइंट्स बहुत सारे ऐड होंगे. सो इफ योर सिस्टम इज रिलायबल, दैट मीन्स वी कैन ऑल्सो से दैट इट इज सिक्योर एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि यस. रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी ये इंटर रिलेटेड है, जैसे परफॉर्मेंस एंड लोड एंड स्टेबिलिटी आर इंटर रिलेटेड. यस So सर. this is everything about our system testing. So हम लोगों ने प्रीवियसली डिस्कस किया है और वही सेम पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे वापस बता रहे हैं. सो सिस्टम टेस्टिंग में यही अलग अलग पॉइंट्स जो है इसी के बारे में आपको लिखना है, या अगर MCQs आएंगे तो भी इसी के बेसिक पे आएंगे. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. नाउ
in system test, as you can see, यहाँ पे आपको क्या दिया है, सिस्टम टेस्टिंग, सो सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो यहाँ पे देखो इंस्टॉलेशन टेस्टिंग जब होगा तो हम लोग यहाँ पे हार्डवेयर टेस्ट भी कर रहे हैं, मतलब द एनवायरमेंट, क्लाइंट एनवायरमेंट, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ नेटवर्क एनवायरमेंट जो क्लाइंट साइड पे होगा। So a software and hardware is test software hardware is test conducted on the whole, integrated or estimate the system compliance. सिस्टम कंप्लायंस मतलब रिलायबिलिटी चेक करेंगे हम लोग, उसका परफॉर्मेंस चेक करेंगे, ये 2 पॉइंट्स सिस्टम कंप्लायंस में आएगा। So the only thing tester should be testing at the system stage are things he or she couldn't test before. तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या बोला है, आपने बहुत सारे टेस्ट जो है ना इसमें से इंटीग्रेशन टेस्ट में, यूनिट टेस्ट में कर ही लिए, तो वो टेस्ट यहाँ पे सिस्टम टेस्ट में इंक्लूड होंगे, लेकिन वो वापस हम लोगों को करने की जरूरत नहीं है इफ वी आर ऑलरेडी डन विद दोस टेस्टिंग। तो आपको टेस्ट क्या करना है, जब सारे फंक्शंस हम लोगों ने साथ में लेके आए, तब हम लोग देखेंगे कि इसको अगर मैं और स्केल करूंगा, टेक्नोलॉजिकली न्यू फंक्शंस अगर मैं ऐड करूंगा, तो फिर आपका सिस्टम कैसे वर्कआउट हो रहा है, रिलायबल कितना है वो। रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब ये सारे मॉड्यूल्स जो आपने कंबाइन करके एक सिंगल सिस्टम या सॉफ्टवेयर बना, एंड उसमें अगर कहीं पे आपको कोड में चेंजेस करना पड़ा तो उसका निगेटिव इम्पैक्ट कोई दूसरे उस पर डिपेंडेंट मॉड्यूल या सब मॉड्यूल पे क्या आ रहा है, वो रिग्रेशन टेस्ट में आएगा। सो ये आप देखो, ये तो इंटीग्रेशन में भी रिग्रेशन टेस्ट फॉलो होगा और सिस्टम में भी फॉलो होगा, दोनों साइड पे। तो वी हैव फ्यू टेस्टिंग विच आर कॉमन or which might appear at both stages, one at the integration test and second at the system test. So अगर मैं यहाँ पे रिग्रेशन टेस्ट बोलता हूँ, फंक्शनलिटी टेस्ट बोल रहा हूँ, या फिर वी कैन से कि यहाँ पे रिलायबिलिटी या यूजेबिलिटी टेस्ट, तो ये सर्टेन जो है ये आपके यूनिक रहेंगे। इफ आई से विच आर द यूनिक फॉर अ सिस्टम टेस्ट, तो ये फर्स्ट आएगा इंस्टॉलेशन, यूजेबिलिटी, फंक्शनल टेस्ट, तो ये तो जो फंक्शंस हम लोगों ने ऐड किया है तो दिस इज द कॉमन, ये आएगा नहीं। रिकवरेबिलिटी टेस्ट ये अगेन कॉमन है, इंटरऑपरेबिलिटी टेस्ट अगेन कॉमन है, परफॉर्मेंस टेस्ट अगेन यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे, लोड एंड ये अगेन ये कॉमन आएगा, स्केलेबिलिटी ये भी इसी के लिए आएगा। अब रिलायबिलिटी, इंटीग्रेशन में भी हम लोग रिलायबिलिटी चेक करते हैं, तो ये एक यूनिक नहीं है, ये पार्शियली यूनिक है। सो आई कैन से दिस इज हाफ वे, दिस इज इंपॉर्टेंट। रिग्रेशन टेस्ट अगेन ये जो है ये कॉमन ही आएगा दोनों के लिए, डॉक्यूमेंटेशन ये तो स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं, सिक्योरिटी ये भी स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं। सो देयर आर फ्यू टेस्ट जो आपके कुछ यूनिक रहेंगे सिस्टम टेस्ट के अंदर, अदरवाइज प्रीवियसली हम लोगों ने ऐसे फॉलो किए ही रहेंगे। सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर। आई विल गिव यू 2 minutes ब्रेक, देन हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं। जस्ट 1 minute ब्रेक, नॉट 2 minutes। ओके सॉरी। सो यहाँ पे ये आपके सिस्टम टेस्ट के पॉइंट्स है, तो फंक्शनलिटी, रिकवरी, हर एक में क्या क्या पॉइंट्स रहेंगे वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। फिर भी अगर अब वी कैन डिस्कस वंस, तो एज यू कैन सी इन फंक्शनलिटी टेस्ट इट इज गिवन, make sure the functionality of the product is working as per the requirement defined within the capability of the system, that's first. Recoverability में क्या बोला है, to make sure how well the system recovers from the various input error and other failure situation. आपने कोई रॉन्ग इनपुट दिया है या फिर ड्यूरिंग द वर्किंग सिस्टम में इनबिल्ट कोई एरर आया, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका सिस्टम कैसे वर्कआउट हो रहा है, कैसे रिकवर कर रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी, वेदर द सिस्टम कैन ऑपरेट वेल विद द थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स और नॉट, है ना। सो आई कैन से विद डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, विद मोबाइल एंड वेबसाइट पे इंटीग्रेशन, इंटरऑपरेबिलिटी कैसे, जैसे हम लोगों ने बोला है वी हैव अटैच्ड, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, तो कुछ चीजें, कुछ फंक्शनलिटीज रेडी मैंने इंटीग्रेट की है। जैसे आप देखो कि वी हैव फॉर NMIMS
वी हैव अ सॉफ्टवेयर, अ SAP सॉफ्टवेयर विच इज अवेलेबल, और इसके साथ में वी आर प्रोवाइडिंग सम अदर पॉइंट्स. ओके, सॉरी, जस्ट 1 minute. इन इंटरऑपरेबिलिटी हम लोग क्या करेंगे, द डिफरेंट APIs वो हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे. सपोज वी हैव इंटीग्रेटेड गूगल मैप API या और कोई APIs, तो वो कैसे वर्कआउट कर रहा है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू टेस्ट हियर. So to make sure whether the system can operate well with the third party products or not, that means something which we have developed in house and something which we have outsourced, ये दोनों को आपको combine करना है, and that's going to be your final system. ठीक है, तो ये combination या ये जो combine हो रहे हैं systems, ये proper हो रहे हैं. आप देखो, we have some softwares जिसमें few things are developed, like database team we have in India, then designing team we have in UK, then suppose developing team we have in US, and finally जो आपका सर्वर हैंडल कर रहा है, that team suppose it's there in Australia. अब आप देखो, वी हैव मल्टीपल, अ बिग कंपनी, मल्टीपल थिंग्स आर कमिंग फ्रॉम डिफरेंट लोकेशंस. तो ये आपको क्या देखना है, यहाँ पे ये इंटरऑपरेबिलिटी यहाँ पे हम लोग चेक करेंगे. सो इन टूडेज टाइम बहुत सारे आपके जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं ना, उसमें ये वे में इंटीग्रेशन या इंटरऑपरेबिलिटी चेक करना रहता है कि अगर डेवलपर ने कुछ चीज़ें बनाया है तो यूके में बने हुए डिजाइन के साथ में वो कैसे इंटरऑपरेबिलिटी वर्कआउट होगा. अब डिजाइनिंग के अंदर भी आपके पास वेबसाइट के लिए अलग डिजाइन है, एम्बेडेड सिस्टम्स के लिए अलग डिजाइन है, मोबाइल के लिए अलग डिजाइन है. तो सेम फंक्शंस, अगर मैं बोल रहा हूँ कि फेसबुक इट प्रोवाइड्स इट्स सर्विसेज फॉर अ स्मार्ट टीवी, देन फॉर स्मार्ट वॉच, ऑफ कोर्स मोबाइल तो होगा ही, एंड वेबसाइट. So if I update something from my from a Facebook website, so it should be operatable on smart TV, smart watch as well as mobile app. Remember, smart TV Android based आएगा, तो इसके लिए आपको अलग प्रोग्रामिंग करना पड़ता है. स्मार्ट वॉच एंड्रॉयड बेस्ड है या iOS वाला है, जो भी है, तो इसके लिए अलग प्रोग्रामिंग होगा. जैसे अलग मोबाइल ऐप बनता है, ये सेम मोबाइल ऐप इस पे वर्क नहीं कर सकता, ये एम्बेडेड डिवाइस हो गया. तो आपको बहुत बार ये फैसिलिटी प्रोवाइडेड रहता है कि कोई एप्लीकेशन आप बनाओ जो स्मार्ट टीवी पे चले, जिसको आप मोबाइल पे सपोर्टेबल रख सको. तो अगर कोई एक चीज़ अगर स्मार्ट टीवी पे अगर सपोर्टेबल है, इट मीन्स हम लोगों ने अलग से उसको वो कॉम्पेटिबल बनाया, इंटरऑपरेबिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड किया हम लोगों ने. परफॉर्मेंस, टू मेक श्योर द सिस्टम परफॉर्मेंस अंडर वेरियस कंडीशन, है ना, वो देखेंगे हम लोग. सो ये बेसिक पॉइंट्स है. देन आफ्टर दिस नेक्स्ट वी हैव इज scalability. So scaling abilities in various like users scaling, geographical scaling. Geographical scaling मतलब स्टार्टिंग में ये जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ यूएस में वर्क कर रहा था, अब इंडिया में भी वर्क करने लगा. तो उसके हिसाब से आपको यूएस और इंडिया में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस है, रिक्वायरमेंट्स जो है वो यहाँ के यूनिक है कंपेयर टू यूएस सिटीजन. तो वो कुछ न्यू फंक्शंस, न्यू टेक्नोलॉजी ऐड करने पड़ेंगे. कुछ टेक्नोलॉजी जो यूएस में वर्कआउट कर रहे थे, इंडिया में वो वर्कआउट नहीं कर रहे, तो आपको इंडियन टेक्नोलॉजी के हिसाब से थोड़े टेक्नोलॉजी में पीछे जाके आपको कुछ चीज़ें बनाने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल,
In US we have 5G technology. In India we have 4G only. So यहाँ पे US में आपने जो वेबसाइट प्रोवाइड किया था उस पे रोबोटिक्स प्रोवाइड किया था, but in India this is not possible. So we'll remove those function और instead of that we'll be adding some functions जो 4G पे काम करें. रिलायबिलिटी टेस्टिंग बहुत सिंपल है, लॉन्ग ड्यूरेशन अगर विदाउट डेवलपिंग फेलियर कैसे वर्कआउट हो रहा है. रिग्रेशन टेस्टिंग, स्टेबिलिटी, तो अगर मैंने कहीं पे अगर कोई चेंजेस किए तो उसके बाकी जो सब सिस्टम्स है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है ये देखेंगे हम लोग. डॉक्यूमेंटेशन, ये यूजर गाइड भी हो सकता है, प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है, तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. अब डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग की ज़रूरत क्यों है? बिकॉज आपने डेवलपमेंट टाइम पे भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, तो जो भी अलग अलग हम लोगों ने एरर फेस किए हैं, बग्स फेस किए हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, वो सेम आपको यहाँ पे अपडेट करना है, सो दैट इन फ्यूचर सॉरी, कोई दूसरा अगर आपके ही सिस्टम पे अगर वर्कआउट, इफ सम अदर पीपल आर वर्किंग ऑन योर सिस्टम, सो वो टाइम पे उनको अगर सिमिलर टाइप के एरर्स अगर मिले तो जितना मेहनत आपको करना पड़ा था उतना वापस उनको ना करना पड़े. गेटिंग, ये बेनिफिट होगा. बिकॉज अगर आपने भी उतने ही एरर सॉल्व करने में मेहनत किया, आपने डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर नहीं बनाया, तो नेक्स्ट टाइम व्हेन सिमिलर टाइप ऑफ एरर अकर्स अगेन इन योर सिस्टम, सो अगेन फॉर डिफरेंट डेवलपर्स, अगर आप नहीं हो वो टाइम पे, आप वो कंपनी छोड़ के जा चुके हो आफ्टर अ ईयर और 2, तो वो टाइम पे वापस क्या होगा, द अदर डेवलपर्स हु आर देयर अगेन दे सपोज टू फॉलो द सेम ट्रायल एंड एरर पैटर्न, और वापस उतना ही टाइम लगेगा या उससे भी ज्यादा टाइम लग सकता है जितना प्रीवियसली वो सिमिलर टाइप का एरर सॉल्व करने में लगा था. तो यूजर गाइड तो ऑफ कोर्स बनेगा ही. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी विल बी हैंडलिंग ओवर और विल बी कीपिंग अ डॉक्यूमेंट रेडी फॉर अ डेवलपर टीम एज वेल, जिसमें हम लोग मेंशन करेंगे कि विच टेक्नोलॉजी वी हैव यूज्ड, which type of error we have faced during the development, how we solve those errors. So अगर similar type के errors अगर आएंगे तो वहां पे भी आपको help. सिक्योरिटी बहुत सिंपल है, यूजेबिलिटी भी सिंपल है. Sorry, so I hope there are no doubts now. Next we have is a special test. So special test के अंदर आपको क्या बोला है? We have there are certain types of tests that are generally viewed to generally viewed to come under the special category. Now this tests are planned and documented according to the same rules and standards as other tests, but they have a specific applications. Like we have something which is called as GUI test. बराबर है? One is the GUI test and second is compatibility testing, जिसमें फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी. फॉरवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी मतलब इफ आई एम डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप, राइट नाउ वी हैव एंड्रॉइड 10, ठीक है. सो अब फ्यूचर में अगर एंड्रॉइड 11, 12, 13, 14 जो भी आ रहा है, इसके ऊपर भी ये सेम सपोर्ट होना चाहिए. दैट इज फॉरवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी. नाउ बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी मतलब मैंने जो ऐप डेवलप किया है वो मैंने डेवलप किस पे किया है? एंड्रॉइड 10 पे. सो देयर माइट पॉसिबिलिटी, करंटली एंड्रॉइड 10 इज गोइंग ऑन, बट देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल यूजिंग द ओल्डर फोन जिसके ऊपर एंड्रॉइड 6, 7, 8 या 9 होगा. So this mobile app should be supportable on Android 6, 7, 8, 9 as well as in future it should also support on Android 11, 12, 13 and 14. ठीक है. आप देखो कि मेनली आप अगर Mac यूज करते हो ना तो ये बहुत प्रॉब्लम आता है. Like whenever they provide an update for their systems, so पुराने जो कोई MacBooks अगर यूज कर रहे हैं ना, जो 5 years सपोज हो गए, तो उनको कोई ना कोई अपडेट्स इजीली नहीं मिलेगा जो लेटेस्ट मैक यूज करने वाले को मिलेगा. तो उसके लिए दे सपोज टू रिलीज अ डिफरेंट अपडेट्स. सो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी होता है कि नाउ द मैक और एप्पल्स जो भी मैकबुक्स या उनके कंप्यूटर्स है वो कुछ एडवांस फंक्शंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन जो अभी भी उनके पुराने मैकबुक्स यूज कर रहे हैं विच आर ओल्डर, 5 to 6 years ओल्डर, उनके पास वो पुराने सिस्टम्स ये पुराने हार्डवेयर के साथ ही है, उनके मशीन्स में चेंजेस नहीं हुए. तो वो टाइम पे जो मैक ओएस उनके जो लेटेस्ट सिस्टम्स या हार्डवेयर के लिए यूज होगा, रिलीज होगा,
उसके साथ में उनको 2 रिलीज करने पड़ रहे हैं। अभी का जो रिलीज आया मैक में अगर आपने देखा रहेगा, सो मेनी पीपल वे फेसिंग अ प्रॉब्लम, तो उनके लिए वापस दे रिसेंटली सेंड वन मोर अपडेट विच इज फॉर अ बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी। मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो चेंजेस आए, तो वो अभी पुराने उनके जो 5-6 साल पहले के जो पुराने मैकबुक्स है उसके ऊपर भी वो अपडेट्स आ गए, जिससे वो भी स्मूथ वर्क करेंगे और नए तो ऑफकोर्स वर्क कर ही रहे। तो यहाँ पे उनको 2 रिलीज करने पड़ रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। सेम वे मोबाइल ऐप में भी हम लोग को कभी कभी ऐसे मल्टीपल रिलीज करने पड़ रहे हैं, वन फॉर अ ओल्डर, वन फॉर द लेटेस्ट। लेटेस्ट में आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होता है क्योंकि टेक्नोलॉजिकली एडवांस रहते हैं, यहाँ पे अच्छा इंटरनेट कनेक्शन सब कुछ रहेगा। ओल्डर में आपके मेन प्रॉब्लम्स आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका सिस्टम जो है वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं कि हाँ इतने लिमिट तक ये फंक्शंस हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि सर्टेन टाइम के बाद में कंपनीज बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी पे वो रिलीज ही बंद कर देते हैं। अब मैं बोलूंगा कि मैक्सिमम हम लोगों के कोई मशीन्स जो चल सकते हैं वो 7 ईयर्स या 8 ईयर्स चल सकते हैं। तो आफ्टर 8 ईयर्स जो मेरे मैकबुक या कुछ अगर लिया था तो उसके अपडेट्स बंद हो जाएंगे क्योंकि वो मॉडल ही बंद हो गया। गेटिंग कंपनी इज नॉट एनी मोर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट फॉर दोज मॉडल्स। क्यों? बिकॉज वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हो गया है। 8 to 9 ईयर्स मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो गया आज के टाइम पे। तो they will focus more on their current customers instead of focusing more on 1 or 2% कस्टमर जो 7-8 साल से सेम लैपटॉप यूज कर रहे हैं। वो रेयरली आपको मिलेंगे। 7 साल 8 साल कोई एक लैपटॉप चलना मतलब रेयर सिचुएशन में होता है। अगर हम लोग जैसे हम लोग डेली बेस पे अगर यूज कर रहे हैं तो 5 ईयर्स इज मैक्स। 6 साल तो मर मर के चलेगा, 7वें साल पे तो वो उठ ही जाना है। सो मीन्स अगर 8-9 ईयर्स अगर हम लोग बात करेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है। सो 8-9 ईयर्स अगर कोई चला भी रहा है, लेट इट बी, उस पर अपडेट बंद कर दो, जो है उनके पास उस पर चलेगा जब तक चलेगा, क्योंकि उसका लाइफ खत्म हो गया। सो बैकवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी एंड फॉरवर्ड फॉरवर्ड कॉम्पेटिबिलिटी, ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है जो कंपनीज फॉलो करते हैं, एक्टिवली फॉलो करते हैं। तो GUI ये तो बहुत सिंपल है। जैसे मैंने अभी आपको जोमेटो का एग्जाम्पल दिया था, दैट वाज इन प्रीवियस लेक्चर जो हम लोगों ने जोमेटो का एग्जाम्पल देखा था, दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है। दूसरा मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिया था, मैंने आई थिंक एक बार आपको एक लाइव सॉफ्टवेयर भी बताया था, सो दैट वाज अनदर बेस्ट एग्जाम्पल। इफ आई शो यू सेम सॉफ्टवेयर अगेन, सो GUI मतलब होगा क्या? सो बेसिकली मल्टीपल फंक्शंस आप एक ही साथ जब कैप्चर करके अगर रख रहे हो ना, तो वो आपका GUI हो गया। लाइक I'll just share my screen. We have this software. अब देखो यहाँ पे GUI सिंपल कैसे हो गया। वी हैव वन प्लेस जहाँ पे आप सारे जो कोई आपको शेयर्स है वो रिक्वायर्ड होंगे। टॉप साइड पे आपका जो मेन इंडेक्स है वो चलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ क्या चीज़ कैसे वर्कआउट हो रहा है आज के दिन में क्या। यस, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, हाँ, बट सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा है। ओके ओके, विजिबल नहीं है, हो क्या अगेन शेयर। इज इट विजिबल नाउ? यस सर, नाउ इट्स विजिबल। ओके ओके। सो देखो वी हैव दिस सॉफ्टवेयर, तो अभी यहाँ पे आपको डायरेक्टली बताया कि ओके यू कैन फ्रॉम दिस प्लेस यू कैन सर्च सम शेयर्स और समथिंग। देन यहाँ पे आपका मेन इंडाइसेस रहेंगे जिससे आपको करंट क्या चल रहा है मार्केट में वो पता चलेगा। सो वी कैन पिन पॉइंट 2 इंडाइसेस हियर। उसके साथ में यहाँ पे आपके पास ग्राफ आएगा एंड वी हैव वन प्लेस ओनली जहाँ से आई कैन मॉनिटर। अब देखो मेनली जो भी ट्रेडिंग होते हैं वो हम लोग इंडिया में वी हैव 2 प्लेसेस ओनली फॉर अ ट्रेडिंग, एक NSE है नेशनल स्टॉक एंड एक BSE है बॉम्बे स्टॉक। सो स्टार्टिंग में क्या होता था ना, हम लोगों को बहुत तकलीफ होता था। इफ आई वांट टू सेल और परचेज समथिंग फ्रॉम BSE तो उसके लिए एक अलग प्रोसीजर फॉलो होता था, अलग ऑर्डर्स जाते थे। देन फॉर NSE अगेन आई हैव सपोज टू ऐड अ डिफरेंट स्क्रिप्ट एंड डिफरेंट ऑर्डर। और गलती से कभी होगा क्या होता था कि मैंने सपोज NSE के 100 शेयर्स बाई किए एंड वाइल सेलिंग मैंने 100 शेयर्स BSE के सेल कर दिए।
सो अब क्या हो गया, मेरे पास 200 क्वांटिटी आ गया. रिमेंबर इन सॉफ्टवेयर टर्म्स वी डू हैव अ फैसिलिटी जहाँ पे मैं पहले कोई शेयर सेल करके बाद में परचेस कर सकता हूँ. लाइक आई कैन सेल, देखो अभी मेरे पास एक भी क्वांटिटी नहीं है, आई कैन सेल दिस शेयर्स एट दिस रेट, एंड जब वो वापस 1800 पे आ जाएगा ना, आई कैन बाई इट. ठीक है, तो मैंने सेल जो किया था वो कितने पे किया, 1839 पे सेल किया, एंड जब वो 1800 पे आया तो मैंने उतने ही क्वांटिटी बाई कर दिया, मतलब मेरा नेट प्रॉफिट जो हुआ वो 39 हुआ ऑन 100 शेयर्स. यू कैन कैलकुलेट दैट वे. सो अभी क्या हो गया, मैंने NSE पे 100 शेयर्स बाई किए, एंड वाइल सेलिंग गलती से मैंने, मुझे याद नहीं था तो मैंने सेल किस पे कर दिए, BSE पे. तो अभी मेरे पास कितने हो गए, आई गॉट 200 शेयर्स, जिसमें से 100 मैंने सेल किए जो बाई करने हैं, और 100 जो बाई किए NSE पे वो सेल करना है. सो ये क्या हो गया, दिस इज समथिंग विच इज वेरी डिफिकल्ट, GUI. बट इंस्टेड ऑफ दैट अभी अगर मैं बोल रहा हूँ कि ओके वी हैव अ टॉप, एट टॉप ओनली वी गॉट अ ऑप्शन NSE BSE, सो यहाँ से मुझे यही दूसरे विंडो पे या दूसरे ऑप्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है. फ्रॉम हियर ओनली आई कैन टॉगल बाय और सेल. तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. मैं अगर कोई चीज़ परचेस कर रहा हूँ, क्या प्राइस पे परचेस कर रहा हूँ, कितने क्वांटिटी में परचेस कर रहा हूँ, तो उसके हिसाब से टोटल मेरे प्राइजेस क्या होंगे, उसके लिए भी अगेन आई डोंट वांट टू कैलकुलेट एनीथिंग. ये प्राइस पे परचेस करने के बाद में अगर मेरा लॉस 5% या 10% हो रहा है, जिससे ज़्यादा मैं बेयर नहीं कर सकता, तो वो मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस ऐड कर दूंगा. अगेन ये 10% इसका कितना होगा वो मुझे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है. टारगेट सपोज मुझे 15% प्रॉफिट चाहिए, तो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा, अब 15% वो खुद से कैलकुलेट करके निकाल लेगा. And same way we have many different options available for this, for this, for this. So everything is just comprised at one window itself. That is the most important part. गेटिंग. सो हर एक चीज जो है वो एक ही लोकेशन पे कंप्राइज करके आपको दे दिया है, तो आपको 10 अलग जगह पे ढूंढने की जरूरत नहीं है. सो ये क्या हो गया, दिस इज व्हाट अ GUI वी वर टॉकिंग अबाउट. सो यहाँ पे जब GUI की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, GUI टेस्टिंग प्रोसेस ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस. टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग एन एप्लीकेशन विजुअल एलिमेंट. क्या इमेजेस, क्या टेक्स्ट, क्या बटन्स, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, हर एक चीज हम लोग कैसे प्रोवाइड करेंगे, वो पॉइंट्स यहाँ पे दिए. एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम इट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड समथिंग लाइक एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस आपका क्या होना चाहिए. Then in addition, a functional GUI testing evaluates design elements, layouts, color, font size. अब ये common points है. ठीक है, font size it should be visible, मतलब every time it's not going to happen कि कोई teenager या कोई workout करते रहेगा. There might be a possibility कि कोई ऐसे लोग work कर रहे हैं आपके system या software पे जो visually weak है. अगर एजेड पर्सन है तो अगर आपके फोन्स अगर छोटे रहेंगे तो उनको क्लियरली विजिबल नहीं होंगे, लेकिन वही फोन्स अगर आप थोड़ा बड़े प्रोवाइड करोगे तो दैट विल बी विजिबल टू देम, है ना. टेक्स्ट बॉक्स, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट, कैप्शन, बटन, ये GUI टेस्टिंग प्रोसेस कैन आइदर अ मैनुअल और ऑटोमेटिक हो सकता है. और वहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनीज जो है वो यहाँ पे वेरीफाई करने में आपको हेल्प कर सकते हैं. A normal user first observes the design and looks for the application software and how it is easy to understand the user interface. तो आप देखो कि आपने कभी अगर जो मैंने सॉफ्टवेयर बताया, यू हैव नेवर यूज्ड दिस सॉफ्टवेयर बिफोर, लेकिन अगर मैं एक बार आपको अगर बता रहा हूँ या नहीं भी बता रहा हूँ तो आपको जाके यहाँ से समझेगा ना खुद से देख के, मतलब जस्ट बाय वर्किंग ऑन इट वंस और ट्वाइस आप एटलीस्ट इसको बेसिक यूज करना तो सीख ही जाओगे. सो ये इसको हम लोग बोलते हैं अ बेटर GUI फंक्शनलिटी, जहाँ पे विदाउट प्रोवाइडिंग मच एफर्ट्स आप चीज़ें सीख सकते हो. ये बेनिफिट होता है. सो यहाँ पे वही दिया है, इफ अ यूजर इज नॉट कंफर्टेबल विद द इंटरफेस और इट फाइंड्स it difficult to use, then there are very less chances of user using that application ever again. This makes GUI testing important. Like GUI testing ensures position, size, GUI elements, font used in readable, error message are displayed properly or not, alignment of a text should be proper, image have a good quality and alignment properly. यही basic points है. Okay, so these are the basic points. इसके बाद में next we have is something that is forward and backward compatibility. अब वो जो है वो आज नहीं करा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट लेक्चर एक हम लोग कंडक्ट करेंगे which is going to be our last lecture for unit 5.
जिसमें मैं आपको ये पूरा यूनिट कंप्लीट करा दूंगा। कुछ पॉइंट्स हम लोगों को इसमें डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेंगे। सो आज मैं वो नहीं करा रहा हूँ, आज का लेक्चर हम लोग यहाँ तक ही रखते हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स लेट मी नो। एनीवन एनी डाउट्स गाइस? एनी डाउट्स एनीवन? ओके ठीक है, then I'll stop today's lecture here. We'll wait for some time, बाद में मैं ये